नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने हुए पूरा 1 साल हो गया है। हालांकि सरकार बनते ही बहुत ज्यादा वक्त तो कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी शिवराज सरकार अपनी कई सारी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच पहुंची है। इसमें स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षा सबसे अहम है। 1 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना हो, प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी थीं। इन चुनौतियों पर सरकार कितना खरी उतरी? कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के बाद आई शिवराज सरकार से जनता को क्या मिला? ये सवाल सभी पूछ रहे हैं, क्योंकि 1 साल शिवराज सरकार को हुआ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो इस 1 साल में शिवराज सरकार के लिए सबसे अहम साबित हुए। चाहे आप कोरोना की बात कर लीजिए, तो कोरोना को लेकर सरकार ने शुरुआत में जो तस्वीर इंदौर की देखी, भोपाल की देखी, वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। कई जगह पर, कई जिलों में अच्छा काम भी हुआ है और इन्हीं सब बातों को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं। भांजे और भांजियों, 1 साल पहले जब मैंने फिर से सत्ता संभाली थी, चारों ओर अंधेरा था, कोरोना कहर ढा रहा था। उन मुश्किल हालातों में इस संकल्प के साथ मैंने शपथ ली थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। परिस्थितियां कठिन थी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण, आपके सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे विश्वास था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। और मुझे कहते हुए संतोष है कि उन कठिन परिस्थितियों में, जब अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, कोरोना से लड़ने का कोई उपाय नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी, पीपीई किट की व्यवस्था नहीं थी, अस्पतालों का बेहतर इंतजाम नहीं था, हमने सारी व्यवस्थाएं दिनों रात परिश्रम करके खड़ी करने का प्रयास किया। लेकिन एक बात मैं और आज कहना चाहता हूं, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, दूसरी लहर अभी आई है। ये लहर पिछली लहर से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, कोरोना से लड़ना है तो सावधान रहना है, और सबसे प्रभावी उपाय है हम मास्क लगाएं, फेस मास्क, हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हम हाथ बार बार धोते रहें, सावधान रहना। अगर जरा भी असावधान रहे तो कोरोना हमें ग्रस लेगा, लेकिन इससे हर संभव मुकाबला करेंगे। कल 23 मार्च को प्रातः 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट सायरन बजेगा। मेरी आपसे अपील है, उस समय आप रुकें, मास्क लगाने का संकल्प लें और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी उमा जी के नेतृत्व में, तब हमें बदहाल मध्य प्रदेश मिला था। गड्ढों वाली सड़कें, बिना बिजली का अंधेरा, बीमारू मध्य प्रदेश, बदहाल व्यवस्थाएं। लेकिन तब से हमने लगातार विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ किया। हमारे पहले कार्यकाल में हमारी प्राथमिकता थी सड़कें,
और मुझे आज कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में सड़कों का हमने जाल बिछा दिया। 2 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। सड़कों के साथ हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जो बेटियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, कन्या विवाह जैसी योजनाएं बनाई, सामाजिक सरोकारों की अनोखी योजनाएं बनी। अपने दूसरे कार्यकाल में मैंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश के गांव में भी हर घर में हम 24 घंटे बिजली देंगे, खेती के लिए 10 घंटे बिजली देंगे। जब मैंने ये कहा था तो लोग मजाक उड़ाते थे, मध्य प्रदेश और 24 घंटे बिजली। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद के कारण 2013 में वो संकल्प पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के हर घर में भी 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट जैसा क्रांतिकारी कानून हमने बनाया, जिसका अनुसरण बाद में देश के हर एक राज्य ने किया। हमारे तीसरे कार्यकाल में मैं जानता था मेरे बहनों और भाइयों कि खेती और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है, और खेती सिंचाई के बिना अधूरी है। और इसलिए हमने कोशिश की कि हम सिंचाई की और बेहतर व्यवस्था करें। मुझे कहते हुए संतोष है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के सिंचाई की क्षमता हमने 41 लाख हेक्टेयर कर दी थी। हमने नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, हमने नर्मदा जी को गंभीर से जोड़ा, नर्मदा जी को काली सिंधु से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। वो पानी जो व्यर्थ चला जाता था, उन नदियों में डाल के जो सूख जाती थी, हमने न केवल सिंचाई की व्यवस्था की बल्कि पीने के पानी का भी उत्तम इंतजाम किया। मेरे बुंदेलखंड के बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ेंगे। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। सिंचाई होगी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। इस सिंचाई का विस्तार लगातार होता रहे, इसका प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। हमने सिंहस्थ का सफल आयोजन किया। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ के हमारी 18% से ज्यादा हो गई। 7 बार हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला और अन्न के उत्पादन में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे बहनों और भाइयों, उसके बाद एक दूसरी सरकार आई। चौतरफा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आलम था। 1.25 साल में मध्य प्रदेश चौपट कर दिया गया था। उसके बाद आपके आशीर्वाद से फिर हमने सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोरोना काल के संकट के समय उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। अस्पताल में कोरोना से मैं संक्रमित था, तभी मैंने फैसला कर लिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसका रोड मैप बना के तैयार कर लिया। देश भर के विशेषज्ञ जोड़े वेबिनार के माध्यम से। उसके 4 प्रमुख आयाम, अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन, अर्थव्यवस्था और रोजगार। हमारा रोड मैप तैयार है। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में भी, जब खजाने में पैसा नहीं आ रहा था, हमने धन की कमी नहीं होने दी। मुझे बताते हुए खुशी है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, राहत की राशि हो, उपार्जन का मूल्य हो, हमने किसानों के खाते में 89,000 करोड़ रुपया डालने का चमत्कार किया। किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए हमने कई फैसले किए हैं। फिर से 0% ब्याज पर कर्ज देना हमने प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जोड़ के 10,000 रुपया प्रति वर्ष छोटे से छोटे किसान को देने का हमने फैसला किया है। कोई किसान इससे वंचित नहीं रहेगा। अभी 78 लाख किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। हम गेहूं खरीदेंगे, हम चना खरीदेंगे, हम मसूर खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे। औने पौने दाम पर मत बेचना। असमय वर्षा के कारण खरीदी में थोड़ी देर हुई है, लेकिन एक एक दाना आपका खरीदा जाएगा। और जिन किसानों की फसल बारिश के कारण खराब हुई है या ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वो भी चिंता ना करें, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाएगी। अभी 23 तारीख को लगभग 2,000 करोड़ रुपया हम फिर किसानों के खाते में डाल रहे हैं। फसल बीमा योजना का खरीफ का अभी पैसा आने वाला है, और रबी में भी अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। गरीब, मजदूर, पेंशनधारी, दिव्यांग, विद्यार्थी, रसोईया, इन सबके खाते में डाला गया पैसा अगर जोड़ लें तो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग खातों में डाला। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो कभी 2003 में मात्र 13,000 हुआ करती थी, बढ़ के लगभग 1 लाख प्रति व्यक्ति हो गई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार इस साल 10 लाख करोड़ पार कर रहा है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, भूखे भजन ना होए गोपाला। और इसलिए मैं मानता हूं, हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, इनकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। रोटी के लिए जो मेरे गरीब भाई बहन हैं, उनको सस्ता अनाज 1 रुपया किलो राशन। कोरोना काल में हमें पता चला कि 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो हैं तो गरीब, लेकिन 1 रुपया किलो का राशन उनको नहीं मिलता। उनको 1 रुपया किलो राशन देने की हमने शुरुआत की, पात्रता पर्चियां बनाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर माह तक 5 किलो राशन निःशुल्क गरीबों को दिया गया। बाहर से आने वाले मजदूर भाई बहन, भले वो हमारे प्रदेश के ना हो, लेकिन उनको आने के लिए, जाने के लिए वो पैदल ना चले, इसलिए बसों का इंतजाम हमने किया। चाय, नाश्ता, भोजन, दवाई, जरूरत पड़ी तो नंगे पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से हमने करने की कोशिश की। मकान हर एक को चाहिए, हर एक की जिंदगी की जरूरत है। गरीब से गरीब भाई और बहन हो तो उनका इतना हक तो आखिर है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा तो उनके पास हो कि जिस पर अपना छोटा सा मकान बना पाए। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, यह संकल्प है हमारा कि हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं छोड़ेंगे। रहने लायक जमीन का मालिक हर गरीब होगा, और वो व्यवस्था करने के लिए हमारा अभियान चलेगा। बड़े शहरों में जहां जमीन का टुकड़ा हम उपलब्ध ना करा पाए, वहां हम मल्टी स्टोरेज बना के गरीब को फ्लैट का भी, कम से कम एक छोटा परिवार के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहां हो जाए, इसका इंतजाम हम करेंगे। रहने की जमीन उसका बुनियादी अधिकार है और वो हम उसे देके रहेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बिना इलाज के कोई ना रहे। मकान तो बने, लेकिन मकान में पीने का स्वच्छ पानी भी मिले। इसलिए केवल शहर नहीं, हमारा संकल्प है हर एक गांव में, गांव के हर एक घर में पीने का स्वच्छ पानी अब नल जल के माध्यम से आएगा। गांव की मेरी माताओं बहनों, नल खोलोगी तो आपका घड़ा भरेगा। हैंडपंप में पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर रसोई गैस हो, घर में बिजली का इंतजाम हो, घर में शौचालय की व्यवस्था हो, गांव तक सड़कें हो,
जाल हमने बिछा दिया है। जो शेष रहे गांव टोले मजरे, उनको भी सड़क से जोड़ने का काम होगा। तो गांव में कनेक्टिविटी, गांव में पंचायत भवन, गांव में सामुदायिक भवन, हर स्तर की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं हमारी है, उनको और जहां ठीक करने की जरूरत है वो प्रयास हम कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश में खोलने का फैसला हमने किया है। गरीब का बेटा बेटी भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, यह हमारा संकल्प है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन इसके साथ साथ इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ कार्ड हमने बनाए। 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हाथों में कौशल चाहिए, हुनर चाहिए। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों बच्चे एक साथ प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर मॉडल आईटीआई बनाई जा रही है। तकनीकी शिक्षा रोजगार के लिए वरदान है, उस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए एक तरफ हम एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अपना छोटा मोटा काम धंधा चलाने के लिए ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत भी ग्रामीण कारोबारियों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले हमारे भाई और बहनों को रोजगार की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। मेरे बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में भी भर्ती से प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए स्वरोजगार के लिए भी हमने एक नई योजना बनाने का फैसला किया है, जिसमें आप अपना स्वरोजगार करने के लिए लोन बैंक से प्राप्त करोगे, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार भरेगी। ब्याज अनुदान की यह योजना बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरी माताएं, बहनें, महिला स्व सहायता समूह की एक नई ताकत बन के उभरी है। मेरा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, हर एक बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया मासिक होनी चाहिए। उस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्व सहायता समूहों को लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब केवल 2% ब्याज पर इस साल 1300 करोड़ रुपया हम स्व सहायता समूहों को उपलब्ध करा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया लोकल को वोकल बनाने का। हमारी कोशिश यह है कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बनाए, उनका उपयोग आसपास रहने वाली जनता करे। रोजगार की दृष्टि से हर संभव उपाय किए जाएंगे ताकि व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन केवल शरीर का सुख पर्याप्त नहीं है, मन में विविध कामनाएं होती है। उन कामनाओं की पूर्ति से ही मनुष्य को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। अब कवि अगर कविता सुनाता है तो उसको जो सुख मिलता है कविता सुना के, वो मन का सुख है। अगर कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकारी करने का सुख मन का सुख है। अगर कोई खिलाड़ी खेलता है और खेल के जीतता है तो उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। नर्तक को नृत्य में आनंद आता है और इसलिए मन की विविध कामनाओं की पूर्ति हो सके, ऐसी राज व्यवस्था ही सचमुच में आवश्यक है। और इसलिए हमारे कलाकार, हमारे संगीतकार, हमारे चित्रकार, हमारे लोक नृत्य, हमारी इस तरह की उत्सव की परंपराएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों उत्सवों का आयोजन मध्य प्रदेश की सरकार करती है। और हमारे साहित्यकार, कलाकार, इन सबको भी बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गांव में भी खेल के मैदान बनाए जाएंगे ताकि हमारे बच्चे गांव में भी खेल खेल के न केवल मन से आनंदित हो सकें बल्कि शरीर को भी स्वस्थ और सबल बना सके। पर्यटकों को पर्यटन में आनंद मिलता है और इसलिए टूरिज्म की सबसे बेहतर डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बने, उस दिशा में
लगातार प्रयास जारी है। बफर में सफर, नाइट सफारी, हमारे टाइगर जो रिजर्व है उनमें विविध प्रकार की गतिविधियां, हमारा धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर जाकर पर्यटक कैसे आराम से कुछ दिन बिता सकें, इसके इंतजाम में हम लगे हैं। लेकिन इसके आगे भी मनुष्य जिज्ञासु होता है। बच्चा भी लगातार सोचता है कि ये चीज क्यों होती है। जैसे न्यूटन ने जब पेड़ से फल टूटा और नीचे गिरा तो सोचना शुरू कर दिया था, पेड़ से फल टूटा नीचे क्यों गिरा, और अंततः उसने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है इस सिद्धांत को खोज लिया। हर एक बच्चा जिज्ञासु होता है। जरूरत इस बात की है कि वो अपनी जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति का प्रकटीकरण कर सके, उसको अवसर मिले, मौका मिले रिसर्च का, अनुसंधान का। इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा, इसलिए तकनीकी शिक्षा, और इसलिए ऐसा इंतजाम कि जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण ढंग से कर सके, उसकी व्यवस्था हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत करने की पूरी कोशिश करेंगे। रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास, स्टार्टअप वो शुरू कर सके, इनोवेटिव आइडियाज हो तो इंक्यूबेशन सेंटर उसके लिए खोज सकें, उसकी प्रतिभा कुंठित होकर न रह जाए, इसकी व्यवस्था निर्माण करने का हमने फैसला किया है, ताकि मध्य प्रदेश के नौजवान आगे बढ़े और दुनिया को बहुत कुछ नया देकर वो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें। लेकिन केवल इतने से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। एक चीज और उसके अंदर होती है, और वो होती है कि वो दूसरों की मदद करे। हमने देखा है कोरोना जैसे संकट में कोरोना वॉरियर्स ने अपने जीवन को भी बलिदान करके लोगों की जिंदगी बचाई। अगर कहीं भूकंप आता है तो पूरी दुनिया पीड़ित मानवता की सेवा करने दौड़ पड़ती है। बाढ़ आए, कोई और आपत्ति आए, मनुष्य के मन की ये अंदर की इच्छा होती है कि वो दूसरों की मदद करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह हमारे यहाँ कहा गया है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। ये भाव आज नहीं, हजारों साल पहले से भारत में रहा है, और इसलिए शायद भारत में यह कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण का ये जो भाव, ये सचमुच में आत्मा को सुख देता है। और इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कि जिसमें लोग दूसरों को भी सुख दे सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, मदद कर सकें, चाहे वो दीनदयाल रसोई जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो, चाहे संकट के समय पीड़ित मानवता की सेवा का भाव हो, किसी को निःशुल्क शिक्षा देने का इंतजाम हो, अलग अलग तरह से मदद। देखिए भारतीय संस्कृति में तो ये कहा गया है कि एक ही चेतना सब में है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें, पर्यावरण को बचाएं, नदियों को सुरक्षित करें, हम पानी बचाएं, हम बेटियों को कोई कष्ट ना आने दें, हम बेटी बचाएं, नशा मुक्त समाज बनाएं। परोपकार के अनेकों काम हो सकते हैं, और इसलिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण कि जिसमें मनुष्य इन सारी व्यवस्थाओं को कर सके। और इसके साथ ही अगर कोई संकट पहुंचाता है दूसरे लोगों को, हमारे प्रदेश में कई माफिया ऐसे हावी हो गए थे कि जिन्होंने जनता का जीना दूभर कर दिया था। हमने तय किया कि माफियाओं को हम खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे, और इसलिए हजारों एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त करा के जनता को देने का अभियान लगातार चल रहा है। चिट फंड कंपनी वाले जो पैसा खा गए थे उनको पकड़ के उनकी संपत्ति भी नीलाम करके वो पैसा अब जनता को दिलाया जा रहा है। नशे के कारोबारी हों, अवैध खनन करने वाले हों, शराब माफिया हों, ये मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, और इसलिए इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी बाकी लोगों को आत्मा का सुख देती है। न केवल इतना मेरे बहनों और भाइयों, सुशासन देना, सचमुच में लोगों के जीवन को बहुत सुकून देना है, वो हमारा संकल्प है। प्रिय बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली मध्य प्रदेश, एक समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए
मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। मेरी मंत्रिमंडल के साथी परिश्रम करेंगे, प्रशासनिक टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको भी आह्वान करता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप भी सहयोग कीजिए, अपना योगदान दीजिए, इस मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबका कल्याण हो इसमें हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, सब कुछ बताया, क्या कुछ किया है एक साल में, लेकिन कैसा रहा मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि विपक्ष गंभीर आरोप भी लगा रहा है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शिव अनुराग पटीरिया जी मेरे साथ आ गए हैं और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले बृजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 1 साल हो गया है शिवराज सरकार को बने हुए, और 1 साल हो गया है क्योंकि आपकी सरकार चली गई थी और फिर उसके बाद कई सारे गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगे। लेकिन लगभग आधे घंटे में मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ बताया, विशेष तौर पर 3-4 बड़ी बड़ी चीजें, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों को लेकर कहा है कि हमने किसानों को बहुत कुछ दिया है और समर्थन मूल्य का एक बार फिर जिक्र किया। दूसरा, उन्होंने स्वास्थ्य का जिक्र किया है और लगातार उन्होंने यह बताया कि हम काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोरोना को लेकर भी काम कर रहे हैं, किसानों को लेकर भी काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, काफी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था और कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। जो उनका एक कथा से पढ़ने का स्टाइल है, वो 16-17 साल तो हो गया मुझे भी सुनते सुनते, और एक भी उसमें से बात सच नहीं निकलती है। आप खुद जानते भी हैं और मैं अपनी जबान से भी कहता हूं कि 2018 में लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिस तरीके से बदहाल मध्य प्रदेश को, खस्ताहाल मध्य प्रदेश को 2018 में जब जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को चुना, कांग्रेस की सरकार को चुना, उस वक्त ये परिस्थिति सौंपी गई थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर मध्य प्रदेश को छोड़ा गया था। एक आध हो तो ठीक है, पूरी फहरिस्त है। मतलब घोटालों की सरकार 15 साल में नाम बोला जाने लगा था। चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे सिंगस्त का घोटाला हो, चाहे पेंशन का घोटाला हो, चाहे डंपर का घोटाला हो, एक नहीं, चाहे वो पेड़ लगाने का घोटाला हो, चाहे टेंडर का घोटाला हो, इतने सारे घोटाले थे। और इस तरीके से माफिया 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में पनपा, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। जब 1 साल बीच में सरकार बदली, जनता ने 2018 में इन सबको डकार के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाया। उसके बाद कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश की एक शिकंजा कसने का काम किया उन माफियाओं के ऊपर, चाहे भू माफिया हो, चाहे युद्ध शुद्ध के खिलाफ युद्ध की बात हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, और उस पर लगाम लगाने का काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किया। आज इनकी मजबूरी है कि जिसको इन्होंने 15 साल में पोसा था, आज उनके खिलाफ दिखावे के लिए इन्हें कार्रवाई करना पड़ रही है। और उदाहरण मैं इसलिए देता हूं, अभी मैं सुन रहा था कि रेत की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, शराब की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, आम आदमी की चिंता मुख्यमंत्री जी ने की, किसान की चिंता की। ये वही चिंता थी जहां मंदसौर में गोलीकांड हुआ था। ये वही किसान है जहां टीकमगढ़ में कपड़े उतार के उनकी पिटाई की गई थी। और ये वही रेत की नदियां हैं जहां नर्मदा मैया को छल्ली किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राज में 200 करोड़ रुपए केवल आमदनी रेत की थी, और हमने जो पॉलिसी ले आए उससे सीधा सीधा 1200 करोड़ रुपए की। ठीक बृजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। बहुत सारे सवाल होंगे सर आपके, उम्मीद करता हूं कि सभी के जवाब हम लें ओम प्रकाश सखलेचा जी से। सखलेचा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
यस जी सखलेचा जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा वैसे तो 1 साल में बहुत कम समय रहा, लेकिन जितनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने बताई उतनी रही नहीं। उनका कहना है कि ये तो कथा टाइप का पढ़ गए मुख्यमंत्री। बाद में मुझे भी सुन लेना। सखलेचा जी, सखलेचा जी एक बार सवाल फिर दोहरा देता हूं। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा कि वैसे तो ज्यादा समय मिला नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, लेकिन एक कथा की तरह उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, जिसका सार यह था कि कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी थी। ऐसा कहा है ब्रिजेंद्र जी ने। आवाज बढ़ा दो जी। देखिए, भजन जी ने कहा, भजन जी बहुत समझदार नेता हैं, हर चीज को समझते हैं। बजट हमेशा साल भर का बनाया जाता है। उन्होंने भी हमारे बनाए हुए बजट पे ही वोट ऑन अकाउंट लेके काम किया था। वोट ऑन अकाउंट, और उसी को लेके हमने भी 6 महीने काम किया था। अंतर सिर्फ एग्जीक्यूशन के तरीके का है। प्रोविजन वही थे, बजट भी वही था, ना तो कोई फिजिकल खजाना खाली छोड़ दिया, खजाना भर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। विषय सिर्फ 5-7 चीजों के ज्यादा आते हैं। ठीक। आज उनके छोड़े हुए बजट में हमने कैसे किसानों का पैसा दिया, फिर बजट तो हमारा बहुत बाद में आया। आज नाना करते हमने 1 साल में जिस स्थिति में हमें कोरोना की स्थिति में मिला, उस समय हमने कैसे तुरंत लॉकडाउन करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हर अस्पताल में व्यवस्थाएं करी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद थी, उसकी तैयारी पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं थी कि भैया ऐसी कोई डिसीज आएगी और उसकी तैयारी करी जाएगी। तैयारी भी हुई, काम भी हुआ, और काम होने का कारण हमारे यहाँ कैजुअलिटी रेशो सबसे कम रहा। हमने एक तरीके से कंट्रोल कर लिया था पूरा। लेकिन ये जो दूसरा सेकंड स्टेज आया, उसके कारण वापस चिंता बढ़ गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे थे कि उसकी चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बैलेंस समन्वय बनाया कि काम भी चले, रोजगार भी वापस चले, उस परिस्थिति से भी लड़े। एक मेरा सवाल है सखलेचा जी, वापस इकोनॉमी को पटरी पे भी लाए। सखलेचा जी एक सवाल है मेरा, क्योंकि आपने कोरोना का जिक्र किया और मुख्यमंत्री ने भी कोरोना के साथ साथ और चीजों का भी जिक्र किया। आपने बजट की बात यहाँ पर कही, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि सरकार ने कर्ज भी बहुत लिया सखलेचा जी, और फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सरकार लगातार कर्ज भी ले रही है, पैसे की भी कमी नहीं है। बिल्कुल सही बोला। देखिए, कर्ज लेके परसेंटेज, कितना परसेंटेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कर्ज लिया। कर्ज कौन सी सरकार नहीं लेती है? कर्ज क्या 15 महीनों में? कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने प्रतिशत पैसा लगा और उसमें से कितना प्रतिशत डेवलपमेंट किया या एक्सपेंडिचर में उड़ाया। कांग्रेस के समय डेवलपमेंट पे कितना फंड लगाया, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं आया। मुझे कांग्रेस की तरफ से इस बात पे नहीं आया कि कौन सी नई योजना में उनने फंडिंग किया। ठीक है, विषय सिर्फ इतना सा है कि आपने कितना फंड किस में यूज किया। ठीक है, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं शिव अनुराग पटेरिया जी की, सखलेचा जी, उसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, फिर मैं ब्रिजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया जी, उम्मीद करता हूं आप मुझे ठीक ढंग से सुन रहे होंगे, क्योंकि आपने 15 महीने भी करीब से देखे, 12 महीने भी करीब से देखे, और इस दौरान तो लॉकडाउन भी रहा ज्यादातर वक्त, तो और समय मिला होगा आपको। कैसे देखते हैं आप 1 साल?
पटेरिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत है। मैं पटेरिया जी से पूछूं सवाल। ब्रिजेंद्र जी कोई कागज लेकर बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपने भी कुछ आंकड़े बताए, बजट का जिक्र किया और पैसों का जिक्र किया। ब्रिजेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई कागज आपके हाथ में है, क्या बताना चाह रहे हैं? कागज उससे संबंधित नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा था कि केवल 1 साल की सरकार थी और 1 साल की सरकार में हमारे मित्र सकलेचा जी हैं, ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विधानसभा की कार्रवाई में माननीय कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री जी हैं, उनके ही जवाब में आया है। जो निराश्रित पेंशन था वो 300 रुपए से 600 रुपए हम लोगों ने किया। जो पेंशन जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हम लोगों ने उस वक्त किया। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोगों ने कई नई जो है वो कंपनियों को लाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पे शर्त डाली कि 70% जो नौजवान हैं उनको हमारे क्षेत्र के ही लोगों को आपको रखना पड़ेगा। कलेक्टर जो गाइडलाइन थी उसको 20% घटाने का काम हमने किया। जो हमारी माता बहनें हैं उनको अधिकार मिले उनकी संपत्ति में, केवल 1000 रुपए में वो करने का हम लोगों ने काम किया। मिलावट के खिलाफ मेरा एक सवाल है ब्रिजेंद्र जी, क्योंकि देखिए कई मर्तबा हमने सरकार के कामकाज को लेकर बात की और ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि बहुत ज्यादा समय तो आचार संहिता में लग गया, चुनाव आए तो थोड़ा वक्त नहीं मिल पाया। इतने कम वक्त में क्या सरकार ने इतना काम किया था? यही सवाल मेरा सकलेचा जी आपसे भी होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भाई 1 साल का समय मिला, जनता ने हमको 5 साल के लिए चुन के भेजा था। 2018 में इनकी नीतियों के खिलाफ हमको वोट दिया था, लेकिन आपको ही मालूम है मध्य प्रदेश में तो कोरोना ही प्रवेश नहीं होता अगर ये स्वास्थ्य मंत्री को लेके नहीं भाग जाते। मध्य प्रदेश में ये हालात बनाने में गलती किसकी आपको भी मालूम है कि अगर ये खरीद मैं तो सर होती तो मैं एक चीज जानता हूं सर, क्योंकि उस दौरान राजनीतिक जो स्थितियां थी प्रदेश में, उस दौरान चाहे आपकी पार्टी हो ब्रिजेंद्र जी या फिर सकलेचा जी की पार्टी हो, दोनों ही तरफ से जो ध्यान था वो विधायकों पर था। हमने जो तस्वीर देखी प्रदेश की उससे तो हम यही समझते हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश में एंट्री हुई थी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, फिर अलग अलग जगह पर हॉटस्पॉट बने। वो तस्वीर आज भी है। जनता ने चुनी हुई सरकार दी थी, उसको अस्थिर करने का जिस तरीके से प्रयास हुआ था, स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष बचाने का काम। मैं इस पर जवाब दे रहा हूं ब्रिजेंद्र जी। उम्मीद करता हूं कि शिव अनुराग पटेरिया जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि मैं एक भी कमेंट उनसे ले नहीं पाया हूं। देने का काम किया कि नहीं किया, महाकाल के लिए 300 करोड़ रुपए देने का काम नहीं किया। नहीं, वो है बिल्कुल। देखिए जो चीज विधानसभा में आ गई है वो लिखित में है, वो लिखा गई है और उसे कोई झुटला नहीं सकता है। वो सत्य हमेशा रहेगा ब्रिजेंद्र जी। अगर मंत्री ने जवाब भी दिया है तो वो भी कार्यवाही में नोट किया जाता है। पटेरिया जी, 1 साल कैसा रहा बताइए? मुझे लगता है असंभव के विरुद्ध संभव की यात्रा है। सबसे बड़ी बात है, जब शिवराज जी ने कामकाज संभाला तब कोरोना थी, राजनीतिक अस्थिरता थी और विधानसभा के उपचुनाव को जीतने की चुनौती थी। 21 लोग पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और उसके बाद में कुछ लोगों की मृत्यु हुई, 2-3 लोगों की, और कुछ लोग बाद में, और आए कुल 28 क्षेत्रों में। और 28 में से 19 में अगर कोई राजनेता अपनी पार्टी को चुनाव जिताता है तो मुझे लगता है असंभव के विरुद्ध संभव की यात्रा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोरोना के कालखंड में खुद शिवराज जी ने अभी पिछले दिनों एक बातचीत में कहा था कि सरकारी अफसर किस तरह सुझाव देते हैं उसका नमूना सुन लीजिएगा। किस तरह उन्होंने कहा कि मेरे पास सुझाव आया कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें आधी कर दीजिएगा। अगर आधी कर दी गई होती तो मार्केट की इकोनॉमी एकदम से तबाह होने की कगार पे आ जाती। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं और हर सरकारी कर्मचारी के पास कुछ निजी कर्मचारी, कुछ घर में काम करने वाले कर्मचारी, हर व्यक्ति के घर में 4-5 लोग हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो एक संख्या बैठती थी, अगर वो देखा जाए तो 70-80 लाख लोगों के आसपास तक सारी चीजें पहुंच जाती हैं कि एक पे 8-10 आदमी अवलंबित होते हैं, दफ्तर बाहर, नौकर चाकर, ड्राइवर, सारी चीजें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सारे कर्जों के बावजूद भी जिसको कहा जाता है प्रोडक्टिव एसेट के तौर पर तब्दील हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस को उसका माफू देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पाई, अब पानी पी पी के कोस रही है, उससे होगा गया है। हुजूर आपके हाथ से सरकार चली गई क्योंकि आपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, आपने पांडवों की तरह 5 गांव देने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है चीजें कुछ अलग है। बिल्कुल
बिल्कुल पटेरिया जी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात को आगे बढ़ाते हुए सखलेचा जी से एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, आपने भी बताया कि सरकार जाने के बाद वापस मुख्यमंत्री बनना और फिर उपचुनावों में इतनी सीटें जीतना, ये किसी भी चुनौती से कम नहीं है, उसको पार किया है शिवराज सरकार ने। सखलेचा जी, जब संबोधन शुरू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां मुख्यमंत्री ने पढ़ी और कहा कि अंधेरा छटेगा। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं कि हम थे अंधेरा छाटने वाले, तो आपके आने पर तो फिर अंधेरा हो गया। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी गिना दी। ऐसा है, गिनाना और जनता को उस बात को समझना, ये अलग अलग विषय है। मैं अगर बात करूं, 2-3 विषयों को मैंने बड़े गंभीरता से उनकी सुना कि इंडस्ट्री का वातावरण, रोजगार का वातावरण, सालों से क्लस्टर पेंडिंग पड़े थे। एक बार फॉलोअप किया केंद्र सरकार से। कल अभी पिछले वीक 11 क्लस्टर में स्वीकृत करवा के लाया दिल्ली से। अभी मैं पूरा, इनने जमीन अलाटमेंट बोल दिया, जमीन नाम की चीज नहीं है एमएसएमई की। 3 साल से एक भी जमीन अलाट नहीं हुई। 15 महीने इनके थे, चुनाव के पहले वाला वो कार्यकाल आ गया। तो कुछ बातें जिसको गंभीरता से टॉप प्रायोरिटी पे एमएसएमई को लेना था, वो नहीं ले पाए। आज एमएसएमई, अभी हम 8 तारीख को एक दिन में 2000 नई इंडस्ट्री 42 जिलों में एक साथ शुरू करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है। एक चीज सखलेचा जी, क्या ये बात आप पर भी लागू होती है? जो बात 15 महीने हमारे जो बात ब्रिजेंद्र सिंह पर लागू होती है, ब्रिजेंद्र सिंह जी पर, उन्होंने कहा, अरे भैया मैं एक सेकंड बस। अरे भाई, अच्छा आप कह लीजिए। आप सुनिए तो सही। हाँ कहिए आप सुनिए तो सही। 15 महीने उन्हें मिले। हाँ। हमें तो साल भी नहीं मिलेगा। मैंने कब मिनिस्ट्री ज्वाइन करी? जुलाई में। जुलाई एंड में पोर्टफोलियो में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इतने समय में अगर 3000 इंडस्ट्री में काम शुरू हो रहा है, तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है? क्या ये मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ न्याय नहीं है? क्या हम अगर ये बात करें कि हमने अगर 1 लाख नया रोजगार पैदा कर देंगे 1 साल में, तो वो बता दे। एक इंडस्ट्री को जमीन अलाट नहीं हो पाई क्योंकि पॉलिसी नहीं थी एमएसएमई की। मेरा भी यही सवाल है। मैं बात करूं, मेरा भी यही सवाल है। आयुष्मान, मैं इसी इंडस्ट्री पर देखिए, क्योंकि आप एमएसएमई मंत्री, प्रधानमंत्री बड़ा विभाग है सर आपके हाथ में, और इसी स्किल डेवलपमेंट से, इसी डेवलपमेंट के जरिए एमएसएमई यानी छोटी छोटी फैक्ट्रियों से अर्थव्यवस्था का जो चक्का है, जो पहिया है, वो घूमता है। ब्रिजेंद्र जी, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन सखलेचा जी कह रहे हैं, अगर आपको 15 महीने में थोड़ा समय कम मिला, तो हमें भी कोई 12 महीने नहीं मिले। हमने भी 5 से 6 महीने में इतना काम किया है। 15 बरस तो इनके ही थे। एक काबिल मंत्री है, तो इसके पहले जी तो मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि नाकाबिल मंत्रियों को क्यों बनाया था, एमएसएमई डिपार्टमेंट क्यों दिया था? 15 साल तो आप ही के पास थे, हमारे पास तो नहीं थे। और 15 महीने में 5 महीने में 2 चुनाव थे, तो वो 5 महीने से 6 महीने हमने काम ही नहीं कर पाया। तो जब हमने एक माहौल बनाया और आपने उसको आगे बढ़ाया, मैं ये नहीं कहता कि आपने काम नहीं किया, लेकिन 15 साल क्यों नहीं किया? प्रश्न जनता ये पूछना चाहती है कि 15 वर्ष ऐसे मंत्रियों को क्यों विभाग दिया जो चुपचाप बैठे रहे? आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि पहले कुछ नहीं हुआ, हम ही ने किया है। तो 15 साल का तो हिसाब बताओ फिर आप। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? सखलेचा जी कहिए, फिर मैं शिवम राज पटेरिया जी से सवाल करूंगा। 15, हाँ, नहीं, बहुत सीधी बात है। जब 2003 की ये बात कर रहे, तब ना मध्य प्रदेश में बिजली थी, ना सड़क था, ना डेवलप्ड मैन पावर थी। 10 साल तो हमें बिजली सरप्लस आने में लगा। जब तक बिजली सरप्लस नहीं होती, इंडस्ट्री कहां से आती? इंडस्ट्री कहां है? बिना बिजली के इंडस्ट्री नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो खुद अच्छे मध्य प्रदेश सरप्लस हो गया। सखलेचा जी, अब मैं एक और बात का जिक्र करना चाह रहा हूं जो 15 महीने के दौरान किया गया। ब्रिजेंद्र जी, आपकी सरकार थी और पटेरिया जी इस बात के गवाह होंगे। पटेरिया जी, आपने भी देखा होगा, जो सरप्लस स्टेट था कमलनाथ की सरकार के दौरान
बिजली को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए और सखलेचा जी कह रहे हैं हमने पहले बिजली को पटरी पर लेकर आए, फिर स्थितियां बिगड़ गई, फिर अब हम पटरी पर लेकर आ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी और बिजली का प्रेम बहुत पुराना है, इससे ज्यादा मुझसे मत कहलाइएगा। और तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी से लेकर गुजर तक लगते रहे हैं। ये सब बिजली बनाने वाले, बेचने वाले राज्य के बिजली की स्थिति काफी ठीक हो गई थी। और जैसे ही कमलनाथ जी किसी नाम पर बिजली की स्थिति खराब होती चली गई, तबकि कल कारखाने वैसे पहले से मौजूद थे। लोग ये सवाल करते थे कि आखिर बिजली की हालत खराब क्यों हो गई है, उपलब्धता जस की तरह से तो बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ये उपलब्धता जो है। आज बिजली की हालत क्या है, आप गांव में देखिए 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 4 गुने। मैं इसी पर सवाल कर रहा था सर जी, इसी पर मैं सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि बिजली की अगर ऐसी स्थितियां हैं, सखलेचा जी, ब्रिजेंद्र जी पूछ रहे हैं गांव में नहीं मिल पा रही है अभी बिजली, दिक्कत है। पूछे 4 गुने लोगों के वसूली के दाम के ऊपर कुड़की हो रही है। अभी हाल ही में हड़ताल भी की थी बिजली कर्मचारियों ने। देखिए आप बजरंग जी की दो बातें एक दूसरे के विपरीत है। बिजली की उपलब्धता एक बात है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दूसरी बात है। और इनने अगर पैसा कम करने की बात कही तो कितने किसानों की हुई और कितना बेनिफिट देके क्या वसूली हुई, किसानों को क्या बोलकर ये सरकार में आए और आज क्या इनकी स्थिति है, उन सबको अगर अपन समझेंगे तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। मेरा सिंपल कहना था कि बिजली सुधरने के बाद सरकार में आते ही अगर 6 महीने में उपचुनाव हमने भी लड़े, 29 उपचुनाव में हमारा भी उतना ही टाइम गया जितना इनका लोकसभा के चुनाव में गया, बल्कि उपचुनाव में ज्यादा समय लगता है। लेकिन उसके बाद भी 7 महीने में अगर इतनी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, लेकिन एक बात है, क्योंकि बिजली की उपलब्धता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए थे। ब्रिजेंद्र जी का टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया है, लेकिन आपके पास अभी और टाइम है। और मुझे लगता है कि आने वाले साल ब्रिजेंद्र जी जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, बिजली हो, किसान हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इंडस्ट्रीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सबको लेकर वो पूछते रहेंगे और आप भी हमें जवाब देते रहेंगे। फिलहाल वक्त यहीं पर इजाजत देता है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में चुनौतियां जो हैं आपकी, आप उस पर काम करेंगे, जनता की जो बिल्कुल जनता की जो मांग है उस पर भी खरा उतरे और जनता अंतिम फैसला लेती है वो फैसला लेती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए इस खास मुद्दे पर